क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात में हमारे दर्शकों का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बुंदेलखंड यात्रा जो है उसका दूसरा चरण चल रहा है और इसमें बुंदेलखंड की बड़ी बड़ी हस्तियों से, जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से आपको रूबरू करा रहे हैं और जनता से आपको ग्राउंड रिपोर्ट में भी रूबरू करा रहे हैं, जनता से मिला रहे हैं, उनके रुझान बता रहे हैं। तो ऐसे में ही फिर एक जनप्रतिनिधि के साथ आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं झांसी जिले की, झांसी सदर विधानसभा के विधायक जो पिछले 2 बार से विधायक हैं और पंडित रवि शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है जी। रवि शर्मा जी को पहले भी हम अपने चैनल पर ला चुके हैं और दर्शकों ने काफी पसंद किया है, इसलिए फिर से एक बार रवि शर्मा जी को हम अपने चैनल पर ला रहे हैं और इनसे प्रश्न पूछेंगे विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। अब सामने बिल्कुल विधानसभा चुनाव है, क्या रणनीति इस बार बना रहे हैं विधायक जी? देखिए, 10 वर्षों में अपने जीवन की इस राजनीतिक यात्रा में जी। ईमानदारी से जनमानस का सहयोग, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, शहर के विकास के लिए काम किया है और अनवरत दिनों रात, चूँकि हम किसी अन्य विधानसभा से आके झांसी में नहीं रहते हैं जी। हमारा तो घर ही झांसी में है, तो दिनों रात झांसी की जनता के साथ व्यतीत करने का अवसर मिलता है जी। तो बाकी तो 10 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए वो जनता के सामने हैं, उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पर जिस तरीके का जन विश्वास है उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जी। चलिए विधायक जी, अब क्या लगता है आपको? आप पिछली बार जब चुनाव लड़े, उसके पहले भी आप चुनाव लड़े, तो आपने लोगों को वादे किए, काफी वादे पूरे हुए, कुछ वादे रह भी गए होंगे कि अगली बार आप करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ऐसे क्या मुख्य काम है जो आपने इस स्पैन में कराए हैं? देखिए, 237 करोड़ रुपए की स्काडा बिजली योजना के माध्यम से जी। झांसी में 3 नए सब स्टेशन बनकर के तैयार हुए और झांसी के जीर्ण शीर्ण तारों की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए नए नए खंभे स्थापित हुए, जिसके माध्यम से आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं जी। तो हमारे जम्पर नहीं टूटते। आज 24 के 24 घंटे जितनी देर सरकार के पीछे से बिजली आती है उतनी देर सर घरों तक हम बिजली पहुंचाने का काम करते हैं। हमने जनता से वादा किया था कि झांसी के बढ़ते हुए आबादी के क्रम में जहां एक और नगरीकरण बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जो भी जरा साधन संपन्न हुए उनका मन होता है कि हम शहर में हमारे घर हो जाए जी। तो झांसी नगर की आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। उस बढ़ती हुई आबादी में पेयजल का संकट झांसी के सामने खड़ा होना शुरू हुआ था। बाहरी क्षेत्र हमारे पेयजल से वंचित थे, वहाँ पर पानी की लाइनें नहीं थी। 900 करोड़ रुपए की अमृत पेयजल योजना के माध्यम से आज हमने जहाँ एक और पहले चरण का काम पूरा करते हुए गुमनाबारा, करगुआजी, कोचा भांवर, राजपूत कॉलोनी, उस क्षेत्र में जो ड्राई था, जहाँ पर एक एक बाल्टी पानी के संकट लोगों के सामने था, वहाँ पर हमने पानी पहुँचाने का काम पूरा कर लिया है। आने वाले 25 वर्षों की, 30 वर्षों की योजना है। हर घर को हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से पानी अगले वर्ष तक देने वाले। चलिए, अब किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं कि अब क्या आप जो है अपने जो पत्र दिया जाता है लोगों को कि अब हम ये काम कराने वाले हैं, तो क्या वो आप देने वाले हैं लोगों को? देखिए, पिछली बार का जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें हमने लगभग सारे काम पूरे कर लिए। सिर्फ एकमात्र काम अभी रुका हुआ है, वो काम है हसारी की रेलवे क्रॉसिंग। नहीं तो अभी हाल ही में हमने ग्वालियर रोड की रेलवे क्रॉसिंग, जिसका हमने कमिटमेंट जनता से किया हुआ था, हमने उसका भी वित्तीय स्वीकृति हो गई। 30 तारीख को उसका भूमि पूजन होने वाला है। हम हसारी की रेलवे क्रॉसिंग में कुछ एनओसीज की समस्या है, उस समस्या को हम आने वाले समय में दूर कर लेंगे और हसारी पर भी हम आरओबी के माध्यम से ट्रैफिक को निकालना शुरू करवा देंगे। चलिए विधायक जी, जैसे कि ये तो हो गई झांसी विधानसभा की बात, लेकिन चूंकि आपकी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो समस्या सबसे मुख्य रूप से उत्पन्न हुई है वो या तो उत्पन्न हुई है रोजगार की या महंगाई की। आपको क्या लगता है, वापस से यूपी में सरकार बन जाएगी तो फिर क्या स्थिति रहेगी? देखिए, चूँकि जो लोग भी महंगाई की बातें करते हैं वो पुराने समय की बातें करते कि 15 साल पहले भाव ये था, आज ये हो गया।
इन 15 सालों में जिस तरीके से लोगों के घरों पे समृद्धि आई है, जिस तरीके से लोगों के वेतन में वृद्धि हुई है, जिस तरीके से लोगों की आय बढ़ी है, जहां एक और किसान की मांग होती है कि हमारे गेहूं को 15 रुपए से कम नहीं खरीदा जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर जब 15 रुपए का गेहूं किसान बेचेगा तो निश्चित रूप से वो बाजार तक जाते जाते 18 रुपए उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इसे नहीं, तो उस कॉस्ट को सरकार भी तो बेयर कर सकती है। नहीं, सरकार गरीबों के लिए करती है ना। हम सरकार गरीबों को फ्री में राशन, फ्री में चावल आजकल हम बांट ही रहे ना। तो सरकार तो चिंता करती ही है, लेकिन सरकार 135 करोड़ लोगों की चिंता नहीं कर सकती है। सरकार वो भी वर्ग है जो इनकम टैक्स पे ही है, एक वो भी वर्ग है जो नौकरी करता है, एक वो भी वर्ग है जो स्वयं का व्यवसाय करता है। तो उनको थोड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सरकारी योजनाओं के पात्र लोगों को निश्चित रूप से सरकार चिंता करती है, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करते हुए। जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना जैसे संक्रमण में बड़ी शानदार तरीके से इस संक्रमण का मुकाबला इस देश ने किया। हम लोगों ने अपनी वैक्सीन बनाई, हम लोगों ने अपने प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लगाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में व्यवस्था चाक चौबंद की। हमने लोगों को, जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहली शुरुआत हमने की थी उज्ज्वला गैस के माध्यम से आम जनमानस को, उन माताओं को जिनके घर पर गैस के कनेक्शन नहीं थे, उनको गैस देने का काम किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हम स्वच्छता के अभियान को मजबूत करेंगे, गांधी जी के सपने को पूरा करेंगे। तो स्वच्छता के संकल्प को लेकर के घर घर हम शौचालय बनाने का काम हुआ। फिर सरकार ने संकल्प लिया कि ऐसे दीनहीन गरीब लोग जो अपनी छत की इच्छा तो मन में रखते हैं, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं है कि वो अपने घर पे छत डलवा लें, उन लोगों के लिए छत की व्यवस्था की। फिर वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो ग्राम समाज की जगह पर खलिहान बनाए थे या निवास बनाए थे, उनको अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने घरौनी के माध्यम से मालिक ही घोषित कर दिया। जीवन पर्यंत का विवाद ही समाप्त कर दिया। सरकारी जमीन पर अब उनको घरौनी दे करके हम लोगों ने मालिक घोषित कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी, आयुष्मान, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान, जिसके माध्यम से गरीब के घर में जब बीमारी आती थी ना, तो एक व्यक्ति बीमार नहीं होता था, पूरा घर परेशान बीमार हो जाता था। चलिए, आपने इतनी सारी योजनाएं गिनाई, तो एक दो प्रश्न ही पूछ लेती हूँ इनमें से मैं आपसे। जो जनता के प्रश्न है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ लोगों की आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, सरकार कैसे हेल्प कर सकती है, गरीबों को फ्री राशन बांट सकते हैं, लेकिन जैसे कि देख लिया जाए डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे तो सारी जनता कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है। तो उसको कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही अमीर इंसान हो या मिडिल क्लास इंसान हो, उसको नहीं मिल रहा है राशन, तो कहीं ना कहीं उसको इतना खर्चा तो बेयर करना ही पड़ रहा है, तो बाकी चीज़ों में कटौती करेगा वो। देखिए, वही बात डीजल पेट्रोल की, चूंकि डीजल पेट्रोल के महंगे होने से ही महंगाई बढ़ती है, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, फिर अन्य चीज़ें बढ़ेंगी। तो अभी अभी में सरकार ने जिस तरीके से एकदम से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की है, प्रांत भी उस पर प्रयत्नशील है कि हम भी अपने यहाँ पर कुछ अपने टैक्सेस कम करेंगे, जिससे और ज़्यादा हम समस्या का निराकरण कर पाएँ। तो सरकारें चिंतित हैं। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से अब चलने लगा है पेट्रोल डीजल, तो उसको लेकर के जहाँ पैसे बढ़ गए थे, उसको लेकर के मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया था। अभी अभी इकट्ठे पैसे कम भी हुए हैं, तो उसकी भी तो चर्चा। क्रूड ऑयल तो पहले से भी सस्ता आ रहा था, जब इतना बढ़ा प्राइस, अभी बीच में इतनी ज्यादा त्राही मच गई थी, तो क्रूड ऑयल तो तब सस्ता ही आ रहा था, और उस टाइम पर डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया गया। देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सरकार की पॉलिसी के मैटर हैं। उन पॉलिसी के मैटर को तो सरकार ही बनाती है, लेकिन हम लोग जब चर्चा करते हैं, हम लोग जब अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं कि आम जनमानस को महंगाई परेशान कर रही, तब देश की सरकार ने भी तो संकल्प लेकर कम किया। अभी अभी हम लोगों ने जो कम एकदम से पैसे हुए हैं, आज स्टेट में कम हुए हैं, एकदम से 14-15 रुपए का अंतर आया है। 30-40 रुपए बढ़ा दिए, फिर 15 रुपए कम करने का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, अब कहने की बातें तो कुछ भी हों, लेकिन जनता की बात बता रहे हैं, आप भी सर्वे देख रहे होंगे, इतने सारे सब चैनल सर्वे कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता प्रसन्न है। आज जहाँ एक और देखिए, सुविधाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं, आज जब हम एक दिन लौट रहे थे लखनऊ से, तो उस समय नवरात्रि का पर्व था, तो हम जब लौटे तो रात में 2 बजे बिटिया शहर की
डांडिया खेल के अपने स्कूटी से मजे से जा रही थी। तो ये माहौल भी तो सरकार ने ही दिया है। चलिए, आपको लगता है सुरक्षा व्यवस्था मतलब अच्छी हो गई है, बढ़िया हो गई है? बहुत शानदार। हाँ। आज जहाँ एक और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जीवन भर आप खूब कमाओ लेकिन अपराधियों का भय बना रहे, चोरों डाकुओं का भय बना रहे। उन चोर डाकुओं के भय से तो सरकार ने निजात दिलवाई है। आज पूरे प्रदेश में रहने वाले लोग उन लुटेरों से, उन चोरों से, उन डाकुओं से, उन भूमि पे कब्जे करने वाले भूमाफियों से, जो आम गरीब जो रैकरिंग इनकम करके वो एक गरीब आदमी प्लॉट लेता था और उसका प्लॉट अपनी जगह से गायब हो गया, भूमाफिया ने आके कब्जा कर लिया। आज भूमाफियाओं में जिस तरीके का भय उत्तर प्रदेश में व्याप्त है, यही तो सरकार बनाने वाली है। नहीं, इसकी तो खैर जनता भी तारीफ करती है कि जो है गुंडा राज खत्म हो गया है, ये सब तो बोलती है जनता यहाँ पर। नहीं तो महिला सुरक्षा बढ़ी है, गुंडा राज। महिला सुरक्षा में तो काफी केसेस अभी भी हुए हैं, लेकिन देखिए भूमि वगैरह का हम फिर भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे जो जनता कह रही है कि हाथरस का केस हो, चाहे और भी इतने केसेस हो गए हैं महिलाओं से रिलेटेड, छेड़खानी ये वो अभी भी हो रही है। इसमें मतलब सरकार जो इतना अंकुश कर चुकी है गुंडागर्दी पर, इस पर भी थोड़ी लगाम होनी चाहिए, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल इक्का दुक्का केस प्रदेश में हुए होंगे, लेकिन उस पर भी सरकार ने सख्ती के साथ कार्यवाही की ही है। सरकार की पास जीरो टॉलरेंस है। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री जी जिनके पास जेब नहीं है, तो उन्हें सिर्फ धर्म से मतलब है, राम राज्य स्थापित करना है उत्तर प्रदेश में, उससे मतलब है। हम लोगों को जन सुविधाओं को कैसे बढ़ा पाएं, उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल कैसे दे पाएं, युवाओं के लिए उद्योगों की स्थापना उत्तर प्रदेश में कैसे हो। वो उद्योग जो पलायन कर गए थे, कानपुर जिसे मैनचेस्टर बोलते थे हम लोग, उस मैनचेस्टर से लोग गायब हो गए थे, इंडस्ट्री लेके चले गए थे उन अपराधियों के भय के कारण से, उन वसूली करने वाले लोगों के कारण से। उत्तर प्रदेश में भले लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। चलिए, झांसी में और रोजगार की एक स्थिति पूछना चाहती हूँ मैं कि झांसी में रोजगार के लिए अब आप क्या करने वाले हैं लोगों को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हों और हमारे मुख्यमंत्री जी हों, सबका कहना यह है कि हमने जिस तरीके से अपनी लाड मैकाले शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया है, जो हमको नौकर बनाती थी, अगले शिक्षण के वर्ष से नई शिक्षा नीति इस देश में लागू होने वाली है। हमको कौशल के माध्यम से, सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती। हम अब लोगों से कहते हैं कि हमको नौकरी देने वाले भी युवा चाहिए, कि जो समाज में नौकरियों का सृजन करें, उसको सरकार सपोर्ट करने को तैयार है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने युवाओं को, जिन्होंने पढ़ा है लिखा है, जिनके हाथ में हुनर है, आज हम कौशल विकास को एक बड़े हथियार के रूप में सरकार लेकर के समाज में स्थापित करना चाहती है कि हम अपने युवाओं को कौशल हुनर के माध्यम से, आज आप देखिए ना समाज में, यदि हम उदाहरण पे बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले पिछली सरकारों में तो इतने सारे खुल गए कि इंजीनियर साहब को 6,000 की नौकरी नहीं मिल रही। वहीं दूसरी ओर एक LNT का ड्राइवर है जिसके पास कौशल है, वो 60,000 की नौकरी करता है। तो पढ़ा लिखा इंजीनियर 6,000 की नौकरी नहीं पाता है, और कौशल जिसके हाथ में है, हुनर है, वो 60,000 की नौकरी मिल रही उसे, और उसको ढूंढ रहे लोग कि हमको कमी है। तो सरकार ने इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया है। हम रोजगार देने वाले युवा आप तैयार करने वाले हैं। सबको सरकारी नौकरी जितनी सरकार दे सकती है, जितनी नौकरियां निकलती हैं, उसमें से पात्र लोग, आपने देखा होगा इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के निकले हुए सारे नौकरी के जो भी कार्यक्रम थे, उसमें किसी में भी हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। किसी में भी भ्रष्टाचार की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी युवा ने की नहीं। ईमानदारी से पात्र लोगों को सरकार ने जहां एक और नौकरी देने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर आने वाले समय में हम अपने युवाओं को प्रेरित करने वाले हैं कि हमको अब रोजगार देने वाला बनना है। क्योंकि रोजगार सबको उपलब्ध करवाने के लिए हमारे ही बीच के वो युवा जिनमें क्षमता है, जो समाज में कुछ नया करना चाहते हैं, जहाँ एक और युवा बात करता है जुकरबर्ग की, युवा बात करता है मेक माई ट्रिप के उस छोटे से लड़के की जिसने एक ऐप बना करके करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उन युवाओं को समाज से ढूंढ करके हम कैसे लोगों को और ज़्यादा नौकरियां दिलवा पाएं, इसके लिए सरकार काम करने में लगी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक भी यही है
कि इतनी बड़ी 135 करोड़ की आबादी के सारे युवाओं को सरकारी नौकरी से नहीं जोड़ सकती है। जी उसके चलिए, क्या क्या समझ रहे हैं आप, प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो प्रतिद्वंदी ना पिछली बार कोई बचा था, ना इस बार कोई बचने वाला। और बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में साफ था पूरा, फिर से होने वाला है 19 की 19 सीटें। पुराना दृश्य आप फिर से देखने वाले हो। जी चलिए ठीक है। तो रवि शर्मा जी थे सदर विधायक झांसी से, और कह रहे हैं कि फिर से सफाया होने वाला है बुंदेलखंड से, और उत्तर प्रदेश में भी एक तरफा जो है भाजपा की सरकार बनने वाली है। देखना होगा क्या होता है, और झांसी सदर विधानसभा सीट पर भी क्या होता है, कितने मतों से विजय प्राप्त करते हैं विधायक जी, या कोई और विधायक उभरता है, देखना यही होगा। देखते हैं, बने रहिए खरी बात के साथ। किसी और जनप्रतिनिधि से जनता से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल